नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे कहानी मोटे राम जी शास्त्री। कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए सुनते हैं। पंडित मोटे राम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। आप अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलनों के दिनों में आपने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज्य आंदोलन के दिनों में भी अपने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी। मगर जब इतनी उछल कूद पर उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड न छूटा, तो अंत में अपनी एक नई तदबीर सोची। घर जाकर धर्मपत्नी जी से बोले, इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। इतने दिनों विद्यादान देने का क्या फल मिला, जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं? धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजनों का भी तो कोई सहारा चाहिए। मोटे राम, तुम्हें जब देखो पेट की ही पड़ी रहती है। कोई ऐसा बिरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण न मिलते हों, और चाहे कोई निंदा करे, पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूँ। आज ही सब जजमान मरे जाते हैं क्या? मगर जन्म भर पेट ही जिलाया तो क्या किया? संसार का कुछ तो भोग होना चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है। स्त्री ने आश्चर्य से पूछा, वैद्य बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ी भी है? मोटे, वैद्यक पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। 2-4 सीधे साधे लटके हैं, बस, और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे भिस्काचार्य लगाऊंगा। कौन पूछने जाता है तुम भिस्काचार्य हो या नहीं? किसी को क्या गरज पड़ी है जो मेरी परीक्षा लेता फिरे? एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूंगा, उस पर शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। 2-4 पैसे का हऊ बड़ेहा आंवला कूट छीन छाल कर रख लेंगे। बस, इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी। ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखो वैद्य की कैसे चलती है। स्त्री, लेकिन बिना जाने बूझे दवा दोगे तो फायदा क्या करेगी? मोटे, फायदा न करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, वह मृत्यु को परस्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो नहीं मर जाते। मेरा यह कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती वे विकार शांत हो जाने पर ही अच्छे हो जाते हैं। वैद्यों को बिना मांगे यश मिलता है। 5 रोगियों में एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य ही मिलेगा। शेष 4 जो मर गए वे मेरी निंदा करने थोड़े ही आवेंगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया है, इससे अच्छा कोई काम नहीं। लेख लिखना मुझे आता ही है, कवित्त बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर 2-4 लेख दिया करूँगा, उसमें जहाँ तहाँ 2-4 कवित्त भी जोड़ दूँगा और लिखूँगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं। यह ना समझो कि मैं इतने दिनों केवल बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूँ। मैं नगर के सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी। स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा, मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी? ना अब वह अभिलाषा ही है। पर यह तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनानी भी तो नहीं आती। कैसे बनाओगे? रस कैसे बनेंगे? दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो। मोटे, प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो। अरे वैद्यों के लिए इन बातों में से एक भी आवश्यक नहीं। वैद्य की चुटकी की राख ही रस है, भस्म है, रसायन है। बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, आँखों पर 10-5 शीशियाँ बोतल हो, इसके सिवा और कोई चीज़ दरकार नहीं। और अब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है।
मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है क्या तो तुम जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पेश पा सके। आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है। 10-5 आदमी तो कवि चर्चा के नाते ही मेरे यहाँ आया जाया करेंगे। बस वही मेरे लिए दल्ला होंगे। उन्हीं की मार्फत मेरे पास रोगी आवेंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वैद्य करूँगा। तुम देखती तो जाओ। स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा, मुझे तो डर लगता है कहीं यह विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न जाए। न इधर के रहो न उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना लिखा है और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें वही तोते रटाने पड़ेंगे। मोटे, तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? स्त्री, इसलिए कि तुम वहाँ भी धूर्तता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते वह क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर ना बन सके, सिर पटक कर रह गए। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है और उसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो? मोटे, आखिर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आएगा? स्त्री, किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते जहाँ 2-4 सुंदर कवित्व सुना दोगे? वह खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ दे ही मारेगा। वैद्य का ढोंग रचने की क्या ज़रूरत है? मोटे, मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम हैं जो वैद्यों के बाप दादों को भी नहीं मालूम होंगे, और सभी वैद्य 1-1, 2-2 रुपए पर मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपये रखूँगा, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे कि यह कोई बड़े वैद्य हैं, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती? स्त्री को आपकी बहुत विश्वास आया। बोली, इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की, मगर यह समझ लो यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा, किसी दूसरे शहर को चलना पड़ेगा। मोटे हंसकर, क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना। साल भर में वह धाक बांध दूं कि सारे वैद्य गर्द हो जाएं। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं। मैं रोगी को 2-3 बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही नहीं करूँगा। कहूँगा, मैं जब तक रोगी की प्रकृति को भली भांति पहचान न लूँ उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो, कैसी रहेगी? स्त्री की आंखें और बाँछें खिल गईं। बोली, अब मैं तुम्हें मान गई। अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्य की। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, मगर गरीबों के साथ यह मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। साल भर गुजर गया। भीष्माचार्य पंडित मोटेराम जी शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ रसिकों के भाग्य जागे। पंडित जी उन्हें कवित्व सुनाते, हंसाते और बहकाकर औषधियाँ खिलाते, और वह रईसों में जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाह रहती, उनकी तारीफों के पुल बांधते। साल भर में ही वैद्य जी का वह रंग जमा कि वायदम व शायदम गुप्त रोगों के चिकित्सक लखनऊ में एकमात्र वही थे। गुप्त रोग से चिकित्सा भी करते। विलासिनी विधवा रानियों और शौकीन अदूरदर्शी रईसों में आपकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने समझते ही न थे, मगर स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती कि रानियों के झमेले में न फंसो, नहीं किसी दिन पछताओगे। मगर भावी को होकर ही रहना था। कोई लाख समझाए बुझाए। पंडित जी के उपासकों में बड़ैल की रानी भी थी। राजा साहब का स्वर्गवास हो चुका था। रानी साहिबा ना जाने किस जीर्ण रोग से ग्रस्त थी। पंडित जी उनके यहाँ दिन में 5-5 बार जाते। उन्हें एक क्षण की भी देर हो जाती तो रानी साहिबा बेचैन हो जाती। एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती थी। अब पंडित जी ने खूब केचुल बदली थी। तंजेब की अचकन पहनते, बनारसी साफा पहनते, पंप जूता डालते थे। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दंदनाया करते थे। कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर रखा दिया।
रानी साहिबा भला अपने मसीहा की बात कैसे टालती, मगर चरखे जफाकार और ही षड्यंत्र रच रहे थे। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर एक हाथ रखे नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे कि इतने में कई आदमी सोटे हुए कमरे में घुस आए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी भागकर दूसरे कमरे की शरण ली और किवाड़ बंद कर दिए। पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगे। यूं तो पंडित जी भी दमखम के आदमी थे, एक गुप्ती सदैव साथ रखते थे, पर जब धोखे में कई आदमियों ने धर दबाया तो क्या करते, कभी इसका पैर पकड़ते कभी उसका। हाय हाय का शब्द मुंह से निकल रहा था, पर उन बेरहमों को उन पर दया भी न आई। एक आदमी ने एक लात जमाकर कहा, इस दुष्ट की नाक काट लो। दूसरा बोला, इसके मुंह में कालिक और चूना लगा के छोड़ दो। तीसरा, क्यों वैद्य जी महाराज, बोलो क्या मंजूर है, नाक कटवाओगे या मुंह में कालिक लगवाओगे? पंडित, भूल कर भी नहीं सरकार, हाय मर गया। दूसरा, आज ही लखनऊ से रफ रैट हो जाओ, नहीं तो बुरा होगा। पंडित, सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूँ, आप यहाँ मेरी सूरत न देखेंगे। तीसरा, अच्छा भाई, सब कोई इसे 5-5 लात लगाकर छोड़ दो। पंडित, अरे सरकार मर जाऊंगा, दया करो। चौथा, तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू करो। पंचलत्ती खाने के बाद धमाधम की आवाज़ आने लगी। मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज़ निकल आती थी, मानो उसकी प्रतिध्वनि हो रही हो। पंचलत्ती पूजा समाप्त होने के बाद लोगों ने मोटे राम जी को घसीट कर बाहर निकाला और मोटर पर बैठाकर घर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दे दी कि प्रातःकाल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा। मोटे राम जी लंगड़ाते कराते लकड़ी टेकते घर में गए और धम से गिर पड़े चारपाई पर। स्त्री ने घबराकर पूछा, कैसा जी है? अरे तुम्हारा क्या हाल है? हाय हाय, ये तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया? मोटे, हाय भगवान, मर गया। स्त्री, कहाँ दर्द है? इसे मारी कहती थी, बहुत रबड़ी न खाओ, लवड़ भास्कर ले आऊं? मोटे, हाय दुष्टों ने मार डाला, उसी चांडालनी के कारण मेरी दुर्गति हुई। मारते मारते सबों ने भुरकुस निकाल दिया। स्त्री, तो यह कहो कि पिट कर आए हो? हाँ पिटे हो, अच्छा हुआ। हो तुम लाठी के देवता, कहती थी रानी के यहाँ मत जाया करो, मगर तुम कब सुनते थे? मोटे, हाय हाय, रात तुझे भी इसी दम कोसने की सूझी? मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। किसी से कह दे ठेला वेला लाए, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण न बचेंगे। स्त्री, नहीं, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी कुछ दिन और यहाँ की हवा खाओ। मेरे मजे से लड़के पढ़ाते थे, कैसे मजे से वहाँ रहते थे। हाँ नहीं तो वैद्य बनने की सूझी, बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर भूलोगे नहीं। रानी कहाँ थी कि तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा न की? पंडित, हाय हाय, वह चुड़ैल तो भाग गई उसी के कारण। क्या जानता था कि यह हाल होगा, नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों करता। स्त्री, हो तुम तकदीर के खोटे, कैसे वैद्य की चल गई थी, मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश मार दिया। आखिर फिर वही पढ़ौनी करनी पड़ेगी। हो तुम तकदीर के खोटे। प्रातःकाल मोटे राम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर असबाब लद रहा था। मित्रों में एक भी नजर न आता था। पंडित जी पड़े कराह रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी। ये थी कहानी पंडित मोटे राम जी शास्त्री। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।